हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 13 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का हमारा टॉपिक है एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। हमने लास्ट पार्ट में एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा टू टाइप्स के हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या होता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा यानी कुछ ना कुछ एमिट हो रहा है। क्या एमिट हो रहा है? रेडिएशंस या फिर एनर्जी एमिट हो रही है। वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? या तो फिर एटम में स्वयं में एनर्जी हो, उसमें खुद में ऊर्जा हो, रेडिएशंस हो, या फिर उसे लगातार ऊर्जा मिल रही हो कहीं से। अगर उसे लगातार ऊर्जा मिल रही है तो वो लगातार ऊर्जा को, एनर्जी को रिलीज कर रहा है रेडिएशंस के रूप में या फिर फोटोन्स के रूप में। ठीक है बच्चों, तो उसका जो बनने वाला स्पेक्ट्रा होगा वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या फिर एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन व्हेन द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सब्सटेंस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। क्या हो रहा है ये? दैट हैव एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। सब्सटेंस रेडिएशंस को एमिट कर रहा है जो कि उसने एब्जॉर्ब की है, उसी एनर्जी को वो एमिट करेगा जिस एनर्जी को जो सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ सब्सटेंस माना जा रहा है जिससे कि हम एटम, प्रत्येक सब्सटेंस एटम से मिलकर बने हैं, तो हम यहाँ पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं। एटम से जब एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस या फोटॉन्स के रूप में, वो वही एनर्जी होगी जो उसने एब्जॉर्ब की है। देखिए, एनालाइज विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसको कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा एनालाइज किया जाता है, उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है और उसी को एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि कोई भी एटम है, क्योंकि सब्सटेंस किससे मिलके बने हैं? एटम से मिलके बने हैं, या आयन से मिलके बने हैं, या मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। इन्हीं से सब्सटेंस मिलके बने हैं। कोई भी सब्सटेंस है तो इन्हीं से मिलके बना होता है, एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। इनमें एनर्जी हो या फिर लगातार एनर्जी मिल रही हो। लगातार एनर्जी कैसे मिलेगी? या तो इलेक्ट्रिक स्पार्क से मिलेगी या फिर वेरी वेरी हाई टेम्परेचर से मिलेगी। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। या तो इलेक्ट्रिक स्पार्क करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल को तो उसके एटम्स तक एनर्जी पहुंचेगी, या फिर वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाएगा तब उसके पास एनर्जी पहुंचेगी। देखिए बच्चों, ये यहाँ पे एटम बनाया गया है क्योंकि हमने अभी तक एटम को इस फॉर्म में नहीं देखा है, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें जो नील्स बोर जो बता रहे हैं कि प्रत्येक एटम के कुछ ऊर्जा स्तर होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है कि कोई भी, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको, समझने की कोशिश करें बच्चों कि एटम में क्या होता है। बीच में सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स हैं। पी पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल है। इसको स्मॉल एन कर दें, स्मॉल एन है जो पॉजिटिव, और नेगेटिव मीन्स न्यूट्रल है। उसके चारों ओर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे हैं उनके पर्टिकुलर ऊर्जा स्तर होते हैं। ऊर्जा स्तर नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से एनर्जी लेवल्स होते हैं। प्रत्येक एनर्जी लेवल का एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, ऊर्जा होता है। कितनी ऊर्जा होती है? जैसे कि न्यूक्लियस के सबसे पहले जो जो सर्कल है हमारा, वो फर्स्ट एनर्जी लेवल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना अधिक है, वो है फर्स्ट एनर्जी लेवल, जिसकी की ऊर्जा की मात्रा कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एनर्जी लेवल की वैल्यू है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड एनर्जी लेवल की वैल्यू है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोर्थ एनर्जी लेवल जो है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, ये बढ़ते हुए क्रम में है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। ये -13.6 नेगेटिव में है तो ये सबसे कम है। उसके बाद -3.4 ये भी कम है, लेकिन ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कई गुना ज़्यादा है क्योंकि ये -13.6 है और यहाँ पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है इसमें। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ रही है बात थर्ड एनर्जी लेवल -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है फोर्थ एनर्जी लेवल की वैल्यू है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को, जब इस एटम को एनर्जी मिलती है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से हायर लेवल की एनर्जी स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए,
जब इलेक्ट्रॉन्स को या किसी एटम को इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता है, वेरी हाई टेम्परेचर दिया जाता है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कि फर्स्ट एनर्जी लेवल से जंप करते हुए नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है। हो सकता है वो सेकंड में जंप करे, या ज़्यादा एनर्जी अगर मिल जाए तो वो थर्ड में जंप कर सकते हैं या फोर्थ में जंप कर सकते हैं। किसी भी लेवल में जितनी एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी एनर्जी उनको दी जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो उस लेवल में जंप कर जाते हैं। जंप करने के बाद में उनको स्टेबल होने के लिए वापस से अपनी एनर्जी का लॉस करना पड़ता है। और ये जो एनर्जी है जब ये निकलती है रेडिएशंस के फॉर्म में या फोटॉन्स के फॉर्म में, तब जब ये इसका स्पेक्ट्रम बनाया जाता है तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, ये देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स को क्या दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जा रहा है या वेरी हाई टेम्परेचर दिया जा रहा है, तो ये नेक्स्ट लेवल में जब जंप कर रहे हैं और वापस से स्टेबिलिटी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी, अपना अस्तित्व वापस से रखने के लिए, जब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं तो एमिट ऑफ रेडिएशंस करते हैं फॉर मोर स्टेबिलिटी। एमिट क्या करते हैं, रेडिएशंस का एमिशन करते हैं या लाइट का एमिशन करते हैं, या हम बोल सकते हैं फोटॉन्स के रूप में भी, फोटॉन्स के रूप में भी इनका एमिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है किससे, रेडिएशंस, लाइट या फोटॉन्स के एमिशन से बनने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाता है। अब देखिए अगर इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था, ये देखिए एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हाइड्रोजन गैस ली गई थी। हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिक स्पार्क या फिर वेरी हाई टेम्परेचर दिया गया था, लो प्रेशर पे। जब इलेक्ट्रिक स्पार्क या हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन दी गई तो जो हाइड्रोजन गैस इसमें भरी थी उसमें इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वापस स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी को जब लूज़ किया तो वो जो रेडिएशंस हैं, वो रेडिएशंस या फोटॉन्स या लाइट जो है वो एक स्लिट के पतले से छेद से होती हुई प्रिज्म पे टकराई। जब ये प्रिज्म से टकराई है, ये जो पतली सी किरण पुंज जो है वो इसमें से निकलते हुए, स्लिट की पतले से छेद में से निकलते हुए ये लाइट जो है प्रिज्म से टकराई है, तो प्रिज्म से टकराने के बाद इस लाइट में क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन। ये डिस्पर्जन हो रहा है और अलग अलग कलर्स बैंड प्राप्त हो रहे हैं, रेड, देन येलो, देन ब्लू, देन वॉयलेट। जैसे कि हमने देखा था कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो सनलाइट से हमें जो वाइट लाइट मिलती है और जब उसे प्रिज्म से गिराया जाता है, जब प्रिज्म से टकराकर जब वो स्प्लिटिंग होती है और जब प्राप्त होने वाला जो बैंड है वो विबग्योर बनता है, एग्जैक्टली इंद्रधनुष जैसा बनता है। उसकी जो कलर्स बैंड होते हैं वो कलर्स बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, उनके बीच में किसी तरीके का गैप नहीं होता है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड और येलो के बीच में एक ब्लैक स्पेस आ रखा है, येलो और ब्लू के बीच में ब्लैक स्पेस है, ब्लू और वॉयलेट के बीच में ब्लैक स्पेस है। इस तरीके से ब्लैक स्पेस के साथ में ये जो है डिटेक्टर या फिल्म पे जो है हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इनके जो पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है उसी के ऊपर ये जो रेडिएशंस है उनका पता चल रहा है। जैसे रेड जो है 700 नैनोमीटर पे हमें इसकी रेडिएशंस मिली है, इसकी वेवलेंथ जो है 700 नैनोमीटर पे है, ये रेड कलर दे रहा है, 600 पे येलो कलर दे रहा है, 500 पे ब्लू और 400 नैनोमीटर्स पे वॉयलेट कलर दे रहा है। अच्छा, इसके बीच के जो गैप हैं, जैसे 600 टू लेके 6 से 700 के बीच वाला जो गैप है, ये वाले जो वेवलेंथ है वो नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? तो इसी कारण से जब ये, क्योंकि ये इसने क्या किया है, जो पर्टिकुलर, क्योंकि वाइट लाइट नहीं है, ये केवल वही एमिशन स्पेक्ट्रा में वही मिल रहा है जो इन्होंने पर्टिकुलर एब्जॉर्ब किया है, जो एटम ने एब्जॉर्ब की है रेडिएशंस, उसी का वापस से एमिशन किया है। तो केवल वही स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देगा जो इस एटम द्वारा एब्जॉर्ब हुआ है और वापस से एमिशन हुआ है। तो एमिशन में आप देखिए इस तरीके से हमें बैंड्स प्राप्त होते हैं। तो ये ब्लैक स्पेस के साथ में हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है जो कि बिल्कुल अपोजिट है उसके कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम से। ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है। सबसे पहला पॉइंट इसका देखिए, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है। देख लीजिए, है ना, जैसे कि हमने विबग्योर देखा था, व्हाइट कलर को जब व्हाइट कलर की जो लाइट थी, सफ़ेद प्रकाश को जब प्रिज्म पे गिराया था, तब जो डिस्पर्जन हो रहा था वो सेम टू सेम इंद्रधनुष जैसा था, उसमें सतत कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा था, जबकि ये जो है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, इसमें दो कलर्स के बीच में गैप है इनमें दो कलर्स के बीच में। थर्ड पॉइंट बता रहा है कि प्रत्येक एटम के लिए एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा होता है। ये पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा यानी मनुष्यों के लिए जैसे फिंगरप्रिंट्स होती हैं, प्रत्येक मनुष्य के लिए फिंगरप्रिंट स्पेसिफिक है।
ठीक है, वो कभी भी दो लोगों की एक जैसी कभी नहीं हुई है। तो उसी तरीके से प्रत्येक परमाणु का, प्रत्येक एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो एक स्पेसिफिक होता है। इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा को लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। जैसे कि सोडियम आयन से बनने वाला एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो उसमें येलो बैंड्स प्राप्त होते हैं, जबकि पोटेशियम आयन से बनने वाला जो स्पेक्ट्रा है उसमें वॉयलेट कलर्स प्राप्त होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या अवशोषण स्पेक्ट्रा, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम किसी वाइट लाइट को, जिसमें कि सारी की सारी वेवलेंथ हैं, उस वाइट लाइट को किसी भी सैंपल से अगर पास किया जाए तो वो जो सैंपल है कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है उसे वो सैंपल एब्जॉर्ब कर लेता है। और फाइनली जो हम उसकी जो बीम है, जो सैंपल से गुजारने के बाद में उसकी जो बीम है, वो जो लाइट की बीम है, उसको अगर हम स्पेक्ट्रा प्राप्त करें उसका, तो पर्टिकुलर उसी जगह पर ब्लैक स्पेक्ट्रा मिलेगा हमें, जो कि उस सैंपल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है। जो वेवलेंथ, जिस लाइट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, स्पेक्ट्रम में उसके ब्लैक बैंड्स मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे किस चीज़ को देखना है, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका जो बनने वाला स्पेक्ट्रम है उसी पर्टिकुलर एरिया में ब्लैक बैंड्स देगा। समझ रहे हैं? ओके, स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है? अवशोषण स्पेक्ट्रा। टू ऑब्टेन एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अ व्हाइट लाइट पास through a sample which absorb radiations of certain wavelength। कुछ certain wavelength की जो है रेडिएशंस, यहाँ देखिए आप एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था, जैसे एक वाइट लाइट सोर्स लिया गया, जैसे कि ये देख रहे हैं आप बॉक्स, इसमें से वाइट लाइट निकल रही है, सारी की सारी वेवलेंथ है वाइट लाइट में। वाइट लाइट सोर्स से हमने जो वाइट लाइट ली है उसको हमने पास करवाया है सबसे पहले कि कोई भी सोडियम सोल्यूशन है, सैंपल के तौर पे हम ले रहे हैं, कोई भी सोडियम सॉल्यूशन ले लिया है, और जब ये लाइट उसमें से पास कराई जाती है तो ये जो लाइट है उसका कुछ पार्ट, कुछ वेवलेंथ की जो लाइट है, पर्टिकुलर कुछ ही वेवलेंथ की लाइट है जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है सैंपल। सॉल्यूशन की कुछ, सॉल्यूशन क्या कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। फाइनली इसको गुजारने के बाद में ये जो लाइट है जब स्लिट के पतले से छेद से होती हुई जब प्रिज्म पे टकराती है तो ये स्प्लिटिंग हो जाती है, इसका डिस्पर्जन हो रहा है लाइट का, और बनने वाला जो बैंड है, जब डिटेक्टर पे इसका बैंड बनता है तो डार्क ब्लैक लाइंस प्राप्त होती है। ठीक है, ये डार्क ब्लैक लाइंस जो है ये क्या बता रही है कि इस एरिया की जो लाइंस हैं, इस एरिया में जो लाइट आती है उस सारी लाइट को या उस सारी वेवलेंथ को इस सैंपल ने एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ ये ध्यान दिया जा रहा है कि जो सैंपल है या कोई भी सोल्यूशन है या कोई भी, हम पर्टिकुलर जब केमिस्ट्री में कंपाउंड्स की बात करते हैं, कुछ भी केमिकल्स की बात करते हैं, तो कौन सा केमिकल का कौन सा नेचर है उसके द्वारा हम ये देख सकते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है बहुत हद तक हेल्पफुल है इस केमिस्ट्री में। तो ये ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री है ना, कि ये एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा जो मिल रहे हैं ये ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री है। ये देखिए कि जिस वेवलेंथ पे जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसी जगह पे पर्टिकुलर ब्लैक लाइंस आ जाती हैं स्पेक्ट्रम में। तो ये क्या बता रहे हैं, द मिसिंग वेवलेंथ यानी जो ब्लैक लाइंस है जो वो मिसिंग है, द मिसिंग वेवलेंथ विच कोरस्पॉन्ड टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय मैटर। ये जो मैटर है ये एब्जॉर्ब कर रहा है उस रेडिएशंस को जो कि मिसिंग लाइंस के रूप में स्पेक्ट्रम में शो हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है इसका, इट इज़ लाइक फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम का जस्ट एक फोटोग्राफिक नेगेटिव लाइक लग रहा है। इसके बाद आए रॉबर्ट बुन्सेन जिनका कि जीवन काल था 1811 से लेके 1899 तक का। अपने जीवन काल में उन्होंने ये बताया कि लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा द्वारा बहुत सारे एटम्स खोजे जा सकते हैं, और उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को खोजा। वो कौन कौन से थे? रुबिडियम, सीजियम, थेलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम आदि एलिमेंट्स की खोज जो है उन्होंने लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा द्वारा की। सूर्य में पाए जाने वाले हीलियम तत्व की खोज भी एमिशन स्पेक्ट्रा द्वारा की गई। तो इस तरीके से ये एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बहुत ही हेल्पफुल रहे केमिस्ट्री में। तो ये देखिए बच्चों, आज हमने पार्ट नंबर 13 किया है। तो अगर इस पार्ट में आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 14 में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।